हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। मजा आ जाएगा। मैं इनकम टैक्स को यहां से स्टार्ट कर दिया हूं। ये पहले चैप्टर का सेकंड वीडियोस आपके लिए मिलेगा। मैं इसे पब्लिक करूंगा और जैसा कि मैंने थर्ड सेमेस्टर में कहा था कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारा जो कंटेंट है वो सही से अगर समझ लिया तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपके पहुंच से बाहर होगा। वही सेम कंडीशन पूरे इंडिया में इनकम टैक्स का जो सिलेबस है एक समान है, क्योंकि इनकम टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब केंद्र सरकार की हम बात करेंगे तो वो इंडिया लेवल की बात होगी, और इंडिया लेवल का कोई भी स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो उसको बिल्कुल हाथ में किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह से समझाऊंगा, इतनी सरल तरीके से समझाऊंगा और हेडिंग्स इतनी ज्यादा होंगी कि शायद आपने कभी सोचा ना होगा। आप सभी चैनलों पे घूम लीजिए, इसके बाद में हमसे जुड़िएगा, ओके। और यहां पर जो कंटेंट मिलेगा वो होगा भी बहुत सरल। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट है आयकर का परिचय व इतिहास। ये एक बड़ा चैप्टर और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% थ्योरी का आना ही आना है, बचेगा नहीं। ये लिख लो, जैसे मैंने लास्ट ईयर में कहा था कि जरूर जो बताया होगा कि आएगा तो वो आया था, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी। और ये जो पूरा कोर्स है इसमें भी डिस्काउंट भी चल रहा है। जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहें 9719811101, इसके न्यूमेरिकल और थ्योरिकल पूरा सेमेस्टर बहुत अच्छे से कराया जाएगा, ओके। और जिम्मेदारी पूरी हमारी, कैसे कराएंगे क्या कराएंगे ये सोचने का विषय नहीं है। चलिए आइए समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयकर का अर्थ। ये हम समझा चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिवाइज कर दें। आयकर दो शब्दों से मिलकर के बना है, आय प्लस कर। आय का मतलब जब कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए भाई कोई ना कोई धंधा या कार्य जरूर करता है, तो उसके द्वारा जो तमाम दुनिया में कार्य किए जा रहे हैं उनसे मिलने वाला धन उसकी प्राप्ति कहलाता है। आय नहीं कहलाता, अभी वो प्राप्ति कहलाता है। जैसे मैं यहां पर कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मैं कोई बिजनेस भी कर रहा हूं, मैं कहीं पर वेतन भी प्राप्त कर रहा हूं, कहीं पर मान लीजिएगा जॉब कर रहा होता, वहां पर मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से प्रतिभूतियों पे ब्याज भी मिल रहा है। मैंने दूसरे एक पार्टनर है उनके बिजनेस में भी अपना शेयर लगा रखा है, यानी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से भी पैसा मिल रखा है। मैंने मकान संपत्ति भी ले लिया है, ओके, और जिसमें जो किराए पर उठा हुआ वहां से भी मिल रहा है। तो समझने का मतलब क्या? समझने का मतलब सीधा सा ये है कि एक व्यक्ति पता नहीं कितने जगह से धन कमा सकता है, ये कोई बेटा लिमिट नहीं है, ओके। तो जब कोई व्यक्ति अनेक स्थानों से धन कमाता है, उसके द्वारा कमाए हुए धन में से आयकर में कुछ छूटें दी हुई हैं जो धारा 80C से लेकर के 80U तक की हैं। उन छूटों और कटौतियों को घटाने के बाद में जो धनराशि बचती है उसको हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति की आय कहते हैं। अब इसी आय पर अगर ये निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाती है, कहने का मतलब है कि जब ये 5 लाख रुपए से अधिक हो जाती है, ओके, तो इस पर एक निर्धारित दर से केंद्र सरकार द्वारा कटौती लगाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। ऐसे करके समझो, जैसे कि मैं वेतन से कमा रहा हूं 5 लाख, मकान एक ले लिया है बहुत बड़ा, वहां से मिल रहा है किराया साल में 3 लाख, कोचिंग से कमा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए 6 लाख, और दूसरे व्यापार में मैं कमा रहा हूं कितना? 2 लाख। तो इस तरह 5 3 8 6 14 और 2 कितना हो रहा है? 16। अरे 16 ही हुआ ना, 5 3 8 8 16, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि कर मुक्त आय, थोड़ी देर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 लाख है तो 11 लाख पर तो लगेगा टैक्स, ओके। अब इस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा किनसे? निर्धारित दरों से, ठीक है, निर्धारित दरों से, निर्धारित दरों से। अब टैक्स कैसे लगेगा? पहले 5 लाख पे, वो तो हम आगे सिखाएंगे, 5 लाख पे लगेगा। इसको जो 11 लाख है इसे खंडों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है, जो आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज बता दें कि जिस 11 लाख रुपए में से 11 लाख में से मान लीजिएगा कि 80,000 रुपए हमारा टैक्स लग गया, इसका मतलब है कि 11 लाख में हमें 80,000 नहीं मिलेंगे, ओके। ये कहां जाएंगे? ये केंद्र सरकार के पास में जाएंगे। तो यहां पर बचेगा 10,20,000। ये हमारी जो है फ्रेश इनकम होगी, ये आय कहलाएगी। और ये 80,000 रुपए की कटौती लगना क्या कहलाता है? आयकर कहलाता है। अब आप सोचोगे ये 80,000 काटेगा कौन?
ये भी तो हो सकता है, इनकम तो हमारी है। तो भैया जो हम लोगों का पैन कार्ड एक बनता है जो बैंक में लगता है, ये पैसा जब खाते में जमा करोगे तो वहां से पूरा रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में पहुंच जाता है। तुम कहां कहां से कितना पैसा ले रहे हो तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तो अकाउंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा हुआ है, वहीं से पूरा डिडक्ट हो जाता है, वहीं से पूरा निकल करके आ जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति पे पूरे वर्ष भर में लगभग कितना पैसा जमा हो गया। ओके, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितनी कितनी इनकम की, तो हर व्यक्ति कितना भी छुपाना चाहे, कितनी भी चोरी करना चाहे, फिर भी निकल करके आ ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिएगा हमको कोई इनकम दे रहा है, कहीं से पैसे मिल रहे, या तो वो इनकम टैक्स काट लेगा, जो देने वाला है वो काट लेगा। अगर वो नहीं काट रहा है तो हमें अपने हिस्से का जो टैक्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आयकर कहते हैं। अब आयकर का इतिहास, इसके बारे में हम इस पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिपीट कर दें। आयकर के इतिहास की अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो राजा टोंडरमल के समय से, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उस समय आयकर की प्रथा शुरू हुई थी। उन्होंने भू पैमाइश कराई थी, भूमि की नपत कराई थी, उस समय से कर व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन वर्तमान में जो कर प्रणाली है, वर्तमान में जो इनकम टैक्स का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे जो सर जेम्स विल्सन थे, उन्होंने आयकर अधिनियम 1860 में बनाया था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ से, उस समय भारतीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया था बड़े स्तर पर अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो भैया युद्ध का खर्चा भी तुम ही दोगे, यानी हमसे लड़ो मत, हमको राज्य करने दो, तुम हमारे गुलाम रहो। तो कुल मिलाकर के 1857 की क्रांति से इसका उद्गम माना जाता है। जो वित्त सदस्य थे उस समय सर जेम्स विल्सन, उन्होंने आयकर अधिनियम 1860 लगाया, जो पूरे अंग्रेजी शासन के द्वारा मतलब बनाया हुआ था और ब्रिटिश शासन के अनुरूप था। 4 चीजों पर टैक्स लग रहा था। इसके बाद तमाम इसमें संशोधन होते गए और देश हमारा स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद में एक लंबे समय तक वही अंग्रेजों के बनाए हुए जो कानून थे वो चलते रहे, लेकिन 1961 में एक नया आयकर अधिनियम आया जो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ, आज तक वो लागू है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में भारत के सभी राज्यों में ये पूर्ण रूप से लागू है। तो ये इतिहास है किसका, आयकर का। अब आयकर लगाने के उद्देश्य, ये नया टॉपिक आज से शुरू होता है। भाई पहली बात करते हैं कि हम आयकर तो समझ लिया, इसका इतिहास समझ लिया, अब हम विशेषताएं भी पहले ही हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे आयकर लगाने के उद्देश्य, यानी हम किसी भी काम को क्यों करते हैं। यानी उद्देश्य का मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो हम कर क्यों रहे हैं। ओके, और इनकम टैक्स में एक चीज और बता दूं कि कभी भी आप ये मत सोचना कि हम बना करके लिख देंगे। अगर बना करके लिखोगे तो नंबर भी बस बने ही हुए मिलेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में टू द पॉइंट लिखना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉपी भरने की बहस नहीं होती है। आप इसमें हेडिंग्स को अच्छे से बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, समझिए, माइंड में सेट करिए। ओके, और आप उनको तब लिखिएगा, ठीक है। तो अगर जो PDF नोट्स हैं वो आपके लिए, जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे उनको मिलेंगे ही, उसमें एकदम कोई भी एक अक्षर ना बढ़ाना है ना घटाना, और बहुत ही इजी तरीके से बने हुए हैं, वही आपके लिए लिख देना है। भाषा बहुत सरल है। तो आयकर लगाने के जो उद्देश्य हैं मेन, वो कौन कौन से हैं, इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला, आयकर लगाने का उद्देश्य लिखने के लिए आए तो कम से कम 4-5 लाइनें लिखना कि आयकर एक वह धनराशि है या किसी करदाता की कटौती, किसी करदाता की आय में से की गई वह कटौती है जो देश के लिए प्राप्त होती है। और देश के लिए जब प्राप्त होती है तो जब पूरे देश के करदाताओं से ये धनराशियां प्राप्त होती हैं तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में ये धनराशि इकट्ठी हो जाती है। और इस धनराशि से जो सरकारें हैं वो अपनी तमाम योजनाओं को चलाती हैं, समाज का कल्याण करती हैं, रोड है, लाइट है, बिजली है, चिकित्सा है, इत्यादि क्षेत्रों में इस पैसे को इन्वेस्ट करके जन सामान्य के लिए सुविधा पहुंचाती हैं। तो आयकर के उद्देश्यों को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इस तरह से आप लिखोगे। ओके, और आयकर लगाने के जो उद्देश्य हैं वो ये हैं। पहला है, नंबर 1, देश के व्ययों की
पूर्ति, व्ययों या खर्चों की पूर्ति। ठीक है, यानी पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है देश के खर्चों की पूर्ति। जितना गवर्नमेंट कर्मचारी है जो वेतन ले रहा है, ओके, उनके लिए जो सरकार है इंतजाम करके रखती है कि भाई किन कर्मचारियों को कहां कहां से वेतन हम देंगे। ओके, तो पहला उद्देश्य होता है देश के व्ययों की पूर्ति। नंबर 2 होता है सरकार के बजट का आधार। ठीक है, सरकारी बजट का मतलब यहां पर सीधा सीधा होता है कि बजट का मतलब एक प्रकार से प्लानिंग है। सरकार की तमाम जो प्लानिंग्स होती हैं वो आयकर के बेस पे ही होती हैं। तो आयकर लगाने का उद्देश्य ये भी है कि जिससे सरकार का जो पूरा बजट है सरकार जो जारी करती है, बजट जारी करने का मतलब है कि 1 साल पहले ही बता देगी सरकार कि आगे हम क्या क्या करेंगे अगले वर्ष में। ठीक है, तो अगले वर्ष में क्या क्या करेंगे तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, वो सब आयकर की एक बड़ी मात्रा होती है जो सरकार अपना अनुमान लगा करके और तब बजट अपना जारी करती है। तो बजट का भी ये क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, नंबर 3 लोक कल्याण। लोक कल्याण मत लिखो क्योंकि लोक माने होता है संसार, यहां पर लिखो जन कल्याण हेतु। ठीक है, जो आयकर लगाया जाता है उसका तीसरा उद्देश्य होता है जन कल्याण हेतु। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको पेट भरकर रोटी नहीं मिल रही है, जिनको चिकित्सा सुविधा की जरूरत है, जिनके लिए कहीं पर भरण पोषण करने की जरूरत है, जिनको रहने के लिए मकानों की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को जिनको बहुत बड़ी जरूरत है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 4-4 मकान हैं, इनकम बहुत बड़ी है। इंडिया के अंदर 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास में देश का 90% पैसा है। आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, दिमाग ओपन करके पढ़ना होगा इसके लिए। और हाथ में ये मैं वादा करता हूं किताब लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया तो समझ लो कि सारा का सारा सेट हो जाएगा। चैनल ही सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्रिप्शन हमारा क्लास का लेना हो ना लेना हो, यहां पर भी बहुत सारी चीजें होंगी। ओके, लेकिन प्रॉपर ढंग से एक अच्छी तैयारी के लिए, जीवन में कुछ बनना है उसके लिए थोड़ी सी फीस जरूर, और अभी तो 300 रुपए की छूट भी चल रही है। ओके, 1500 है वैसे फीस, लेकिन 1200 में अभी एडमिशन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी यहां पर हो जाएगी। तो मैं यहां पर समझा रहा हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, और मात्र 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास में देश का 90% पैसा उनके हाथों में है। तो उन पर जब सरकार टैक्स लगाती है, एक बड़ी मात्रा में टैक्स लगाती है, हैवी टैक्स लगाती है, तो वहां से बड़ा पैसा निकल करके आता है। और वो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास में रहने की सुविधा नहीं है, जिनके पास में मेडिकल की सुविधा नहीं है, जिनके पास में खाने पीने के लिए नहीं है, तो भाई सरकार तो सबकी मालिक है। तो वो क्या करती है कि जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, उनसे टैक्स के रूप में धन लेती है और गरीबों में मकान के रूप में, खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न का मतलब अनाज इत्यादि आपने देखा होगा हमारे सरकारें जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो वो सब बांट करके और पूरे देश की संचालन व्यवस्था संभाल रही है। इसी को हम कहते हैं जन कल्याण हेतु। यानी इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो जन कल्याण हेतु लगाया जाता है। जन माने मनुष्य और कल्याण माने उनका कहीं ना कहीं विकास करना, उनका भरण पोषण इत्यादि करना। ओके, नंबर 4 देश के आर्थिक विकास हेतु। देश के आर्थिक विकास हेतु का मतलब है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो इकोनॉमी है, वो ऊपर उठे तभी तो देश तरक्की करेगा। और जब देश तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी तरक्की होगी। तो देश की तरक्की के लिए जो आयकर है वो लगाया जाता है। तो आयकर लगाने का जो उद्देश्य है वो देश की क्या है, तरक्की भी है। ठीक है, नंबर 5 रक्षा उपकरण क्रय हेतु। जो आयकर लगाया जाता है वो रक्षा उपकरणों के क्रय हेतु, उपकरणों लिख लो, उपकरणों के क्रय हेतु लगाया जाता है। रक्षा उपकरणों के क्रय हेतु का मतलब यहां पर सीधे है कि हमारे जो सेना की जवान हैं वो आपने देखा है देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं, वो पहरा दे रहे हैं, हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आज हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने जवानों के बेस पे हैं।
और मैं सबसे ज़्यादा अगर सम्मान करता हूं तो अपने देश के वीर जवानों का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं तो एक स्टूडियो के अंदर आपके लिए एक क्लास दे रहा हूं और वो पहरा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमसे वो महान है, उन्हीं के कारण हम सब सुरक्षित हैं। तो उनके लिए अच्छे अच्छे वेपन्स परचेज किए जाएं, उनके लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाई जाए, उनके लिए अच्छे से वहाँ पर सुविधाएं पहुँचाई जाएं, उनके आने जाने की व्यवस्था की जाए। सीमा पर कहीं पर दलदल भूमि है, कहीं पर कंकड़ पत्थर हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पानी है, कहीं पर बर्फ है, कहीं पर दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम क्षेत्र उन्हें कहते हैं जहाँ पर रहने से एक लंबे समय तक व्यक्ति अगर रहेगा तो बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो हर कंडीशन में उनको वहाँ पर ड्यूटी करनी होती है, तो उनके लिए जो उपकरणों की ज़रूरत है वो क्रय करने के लिए भी इनकम टैक्स लगाया जाता है। अगला है 6 नंबर पे, शिक्षा के विकास हेतु। शिक्षा के विकास हेतु का मतलब यहां पर है शिक्षा का जो फील्ड है वो डेवलप करने का। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में मात्र जो पतली पतली किताबें आती थीं, लकड़ी के तख्ते इत्यादि पर लिख करके बच्चे तब पढ़ते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप इत्यादि से पढ़ रहे हैं, और नई नई ऐप आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट नए नए स्कूल्स बना रही हैं, नए नए टीचर्स को रख रही हैं, योग्य टीचर्स को रख रही है, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं पर खर्च देना पड़ रहा है। तो इस तरह से शिक्षा के विकास हेतु भी ज़रूरी है इनकम टैक्स लगाया जाता है। और इसके बाद में है नवीन योजनाएं। लाने के लिए गवर्नमेंट के पास में कोई खेतीबाड़ी नहीं है, गवर्नमेंट किसी की जॉब नहीं कर रही। गवर्नमेंट के पास में जो इनकम के साधन हैं उनमें आयकर एक बहुत बड़ा साधन है, सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत है, तो वो है इनकम टैक्स। और सरकार नई नई योजनाएं लाना चाहती है, नया नया कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए भी आयकर लगाया जाता है। तो ये आयकर के हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत ही सरल हेडिंग्स हम आपको दे रहे हैं। बुक से मैच करना बहुत टफ होंगी वहां, लेकिन यहां पर देख रहे हो एक तो बहुत ज्यादा होंगी और दूसरी बहुत सरल होंगी। बुक में तो 5-6 हेडिंग देते हैं, खत्म कहानी, 7 दे दी बहुत हैं, लेकिन यहां पर 10, 12, 15 हेडिंग से कम नहीं मिलती हैं। ओके, तो ये हो गई नवीन योजनाओं के लिए। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु। अब आप सोचोगे रक्षा उपकरण वो अलग पार्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु का मतलब है कि देश की सुरक्षा के लिए तमाम मतलब लोगों को नियुक्त किया जाता है, तमाम एजेंसियां बनाई जाती हैं जिनको हम खुफिया एजेंसियां कहते हैं। और हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेशों में भेजे जाते हैं कि भाई देखो हमारे देश के बारे में कहीं किसी देश में और हलचल तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है बाहरी देश हमारे देश पे आक्रमण करने वाला हो। इन सब चीजों से निपटने के लिए बेटा क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु कुछ व्यय किए जाते हैं, जिनके बियर करने हेतु, जिनको बहन करने हेतु क्या लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये भी क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु, हमारे देश की सुरक्षा हेतु भी आयकर जरूरी है। ओके, अगला नमा, बचत को प्रोत्साहन देने हेतु। अच्छा, और लिख ही दें 10वां पूंजी निर्माण हेतु। 11वां इधर लिख दें, सरकारी कार्यों का संचालन हेतु। इन सब के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है। सरकार की आय स्थायी बनाने हेतु। अगर लंबे समय तक आप हमसे जुड़े रहोगे तो हेडिंग्स बनाना आपको खुद आ जाएगा। ओके, और ये वो हेडिंग्स हैं जो टू द पॉइंट है, एकदम अच्छी हैं, 1-2 बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएंगी। तो इनको अब आगे हम देखते हैं। बचत को प्रोत्साहन देने हेतु। बचत किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं से धन कमाता है और धन कमाने के बाद में एक उसका निश्चित पार्ट ऐसे स्थान पर लगा देता है जहां से वो सुरक्षित भी रहे और
अधिक से अधिक उसमें वृद्धि भी हो, इसको हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। मान लीजिएगा कि राम एक व्यक्ति है जिसने महीने में 5,000 कमाता है, वो क्या करता है कि 2,000 रुपए की उसने बैंक में एफडी खुलवा दी है, ठीक है, एफडी खुलवा दी है। और अच्छा एफडी नहीं बोलो, इसको बोलो, इसको आरडी बोलो, ठीक है। एफडी में मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और आरडी का मतलब होता है हर महीने, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हर महीने ये पैसा जमा करना होता है और 3,000 में अपने परिवार को चलाता है, ठीक है। और इस पर टैक्स लगने का नंबर आता है। तो जो बैंक में आरडी या एफडी खुली हुई है, अगर ऐसा कुछ करते हो तो बैंकों पे कंट्रोल किसका है, केंद्र सरकार का है। या डाक खाने में वो 2,000 रुपए की मतलब जो खाता है वो खुलवाया हुआ है, तो डाकघर किसका है, केंद्र सरकार का है। तो इनकम टैक्स कौन लगा रहा है, केंद्र सरकार लगा रही। तो केंद्र सरकार को तो भाई पैसे की जरूरत है। तो जो लोग बचत करते हैं, भाई बीमा करा लो, जीवन बीमा से इनकम टैक्स बच जाता है, कहीं एफडी करा दोगे तो इनकम टैक्स बच जाता है, बचत खाते में कोई इन्वेस्ट कर दोगे तो इनकम टैक्स बच जाता है। कहने का मतलब केंद्र की किसी भी योजना में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उतना पैसा एक लिमिट तक, उसकी भी एक लिमिट है, लिमिट तक इनकम टैक्स बच जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, बचत करते हैं। बचत का मतलब बीमा इत्यादि में अपना इन्वेस्ट करना, ठीक है। पूंजी निर्माण हेतु भी इनकम टैक्स लगाया जाता है। पूंजी निर्माण का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि व्यवसाय में लगा हुआ धन पूंजी कहलाता है। और गवर्नमेंट तमाम क्रियाकलाप कर रही, तमाम योजनाएं चला रही, तमाम फैक्ट्रियां चला रही, तमाम प्रोडक्शन कर रही, ठीक है। तो उसके लिए जो टैक्स है वो लगा करके और तब पूंजी का निर्माण करती है। अगला है सरकारी कार्यों के संचालन हेतु। तो इनकम टैक्स इसलिए भी लगाया जाता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास में धन कहां से लाया जाए, तो उसके लिए इनकम टैक्स से पैसा लिया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अगला है सरकार की स्थायी आय बनाने हेतु। गवर्नमेंट की स्थायी आय का मतलब है कि हर साल एक निश्चित मात्रा में गवर्नमेंट को इनकम हो, तो ये बनाने के लिए भी जो इनकम टैक्स है वो लगाया जाता है। तो 12 हेडिंग हो गई। कौन कौन सी हो गई, देश के व्ययों की पूर्ति, वही खर्चों की पूर्ति, सरकार के बजट का आधार, हेतु और लगा दो तभी उद्देश्य बन जाएगा, जन कल्याण हेतु, देश के आर्थिक विकास हेतु, रक्षा उपकरणों के क्रय हेतु, शिक्षा के विकास हेतु, नवीन योजनाओं के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु, बचत के प्रोत्साहन देने हेतु, पूंजी निर्माण हेतु, सरकारी कार्यों के संचालन हेतु, सरकार की आय स्थायी बनाने हेतु क्या इनकम टैक्स लगाया जाता है। ओके, तो उम्मीद है कि इतना जो पार्ट है, जो उद्देश्य है, वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताना। और इसके जो नोट्स हैं वो पेड क्लास में ही मिलेंगे, वैसे आप कितना भी प्रयास करना नहीं मिलेंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहें तुरंत जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।